बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। जय हिंद साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं पंकज शर्मा आप सभी का फिर से इस YouTube प्लेटफॉर्म क्लासरूम हब पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वेलकम टू इंग्लिश बाय पंकज शर्मा। हमने टेंस का टॉपिक बच्चों ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जिसकी 2 क्लासेस हम पढ़ चुके हैं। आज की हमारी ये 3rd क्लास है। मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शुरू कर दिया और मैंने आपको बताया कि आप बहुत अच्छे से अपने नोट्स बनाते चलो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो यूसेज हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे, समझा दिए थे कि क्या क्या यूसेज होते हैं, कैसे यूज करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि बहुत टाइप की एरर्स आती हैं इसमें। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर्स और उसमें से 2 टाइप की एरर मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। आज हम पढ़ेंगे 3rd टाइप की एरर, लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए जो मैंने अब तक क्लास में पढ़ाया था उस पर मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं। मैं चाहता हूं कि एक बार हम उन क्वेश्चंस को कर लें जल्दी से, ताकि आपको यह पता चल जाए कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और कैसे होते हैं। ये जो टॉपिक है ना बच्चों, ये टॉपिक भी हम बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ेंगे। कहां से? बिल्कुल 0 लेवल से और हाई लेवल तक लेके जाएंगे। वो बच्चे जो इंग्लिश में बहुत कमजोर हैं, जो अपने आप को इंग्लिश में बहुत वीक मानते हैं, या वो बच्चे जो अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये क्लास यानी ये जो टेंस की क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बताइए इसमें कहां एरर है। क्वेश्चन में लिखा है कि ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी। तो इसमें लिखा क्या है? ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी। तो अब मुझे बताइए कि यहां पर किस पार्ट में, मतलब क्या इसमें कोई गलती है? देखो जरा, समझो इसमें, प्यारे बच्चों समझो, कोई एरर है क्या? कोई एरर है इस सेंटेंस में? कोई एरर आपको दिख रही है क्या? चलिए अब जरा बोर्ड पे आ जाओ। देखो मैं ये क्वेश्चन आपको समझाता हूं। इसमें लिखा है ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी, कि जो ऑनेस्टी है वो सबसे अच्छी पॉलिसी है। तो यहां पे ऑनेस्ट ये कहावत है। क्या है? इट्स अ प्रोवर्ब, कहावत। और जितने भी कहावत मुहावरे होते हैं प्यारे बच्चों, वो कौन से टेंस में आते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब ये मुझे वाज क्या दिखा? ये तो पास्ट का दिख गया मुझको। तो यहां पे वाज नहीं, क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? समझना हमेशा कि प्रोवर्ब में हमेशा कौन सा टेंस आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। चलिए अब जरा एक और क्वेश्चन करवाता हूं। देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बताइए इसमें कहां क्या क्या गलती हो सकती है, या ये सेंटेंस सही है? ये भी हो सकता है। सेंटेंस में लिखा है शी डज प्ले टेनिस विद मी एवरी डे। बताइए शी डज प्ले टेनिस विद मी एवरी डे, इसमें कोई एरर है या नहीं है? कोशिश कीजिए, सोचिए और फिर जवाब दीजिए और बताइए इसमें कोई एरर है या नहीं है। शाबाश, बहुत बढ़िया। ये टॉपिक ना बहुत बढ़िया, ये टॉपिक भी मैं आपको बहुत अच्छे से कवर करवा दूंगा। ठीक है, अब सारे बच्चे जरा बोर्ड पे देखो। मैं बच्चों चाहता हूं कि जैसे आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत रट गया ना, याद हो गया जिस बच्चे ने पूरी क्लास ली है, ऐसे ही ये टॉपिक भी आपके बिल्कुल ऐसे दिमाग में अच्छे से रटवा दूंगा। देखो इस क्वेश्चन को, शी डज प्ले टेनिस एवरी डे ना, इसका मतलब है शी डज प्ले टेनिस विद मी, मेरे साथ खेलती है टेनिस रोजाना। अब देखो यहां पर ये तो हो गया सब्जेक्ट, डज आ गया और प्ले। ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस। ध्यान रखना, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग करते नहीं करते? बताओ, नहीं करते हैं सामान्यतया। लेकिन अगर हमें क्रिया पर जोर देना हो, किस पर? क्रिया पर जोर देना हो, तो मैं यहां पर डज को लगा सकता हूं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले। मैंने आपको यह चीज सिखाया था। जिस बच्चे ने टेंस वाली जो फर्स्ट क्लास थी, अगर आपने उसको अच्छे से अटेंड किया है तो आपको मैंने उसमें पढ़ाया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में भी डू या डज का प्रयोग किया जा सकता है। मेक श्योर आप इस चीज को याद रखो। तो यहां पे जो डज है ये करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई? चलिए ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपको इसलिए करवाए ताकि वो चीजें ना हमारे टच में रहे, दिमाग में चीजें बार बार आती रहें। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना, तो हो सकता है कि पुरानी चीजें भूलते जाओ। इसीलिए मैं बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस ऐसे करवाऊंगा ताकि वो चीजें हमें फिर से याद आ जाएं। चलिए अब ना मैं आपको एक चीज और समझाना चाहता हूं।
देखो बच्चों, ये जो लास्ट इस सेंटेंस में एवरीडे लिखा हुआ था ना, देखो ध्यान से, यहां पे क्या लिखा है, एवरीडे। अब ये जो एवरीडे है इसको दो तरह से लिखते हैं। कैसे एवरीडे? एक तो ऐसे लिखते हैं और एक हम लिखते हैं ऐसे एवरीडे, दोनों मिलाकर। अब इनमें से बच्चों दोनों ही सही होते हैं। बहुत से बच्चों को ये नहीं मालूम होता, इसलिए बता रहा हूं। एवरीडे और एवरीडे इन दोनों तरह से हम इनको बच्चे लिख सकते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है समझना। ये जो एवरीडे है ये एडवर्ब होता है। क्या होता है? एडवर्ब। और ये जो एवरीडे है ये एक एडजेक्टिव होता है। ये एडवर्ब और ये एक एडजेक्टिव होता है। इसे आप हमेशा एडजेक्टिव की तरह यूज करो, इसे एडवर्ब की तरह। एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। कौन सी एडवर्ब होती है? एडवर्ब ऑफ टाइम, जो समय को बताती है। जैसे वो मेरे साथ रोजाना क्या खेलती है? वो टेनिस खेलती है। तो यहां पे एवरीडे क्या था? टाइम की ओर इशारा कर रहा था। और ये जो एवरीडे है ये एडजेक्टिव है। जैसे मैंने कहा कि आई परचेज्ड, मैंने खरीदे। आई परचेज्ड, मैंने खरीदे एवरीडे आइटम्स, मैंने एवरीडे आइटम्स खरीदे। अब एवरीडे आइटम्स क्या हैं? जो आइटम्स जो रोज यूज होने वाले हैं, ऐसे आइटम्स को हम क्या बोलेंगे? एवरीडे आइटम्स। तो ये जो आइटम्स हैं ये नाउन हो गया, और इससे पहले ये क्या हुआ? ये एडजेक्टिव हो गया। समझ में आ गया ना? नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। तो नाउन से पहले मैंने क्या लगाया? एवरीडे, यानी दो एवरी और डे को दोनों को मिलाकर लिखा है। तो इन दोनों को अच्छे से आप नोट कर लो, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, जरा ध्यान से समझना, अंडरस्टैंड इट क्लियरली। ठीक है, अच्छे से समझो कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लॉज। क्या पढ़ेंगे? मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा रहा हूं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टेंस वही चल रहा है, अभी फिनिश नहीं हुआ प्यारे बच्चों। टेंस वही चल रहा है, लेकिन इसी टेंस में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? क्लॉज पढ़ाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज क्लॉज? बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात। अब तक मैंने आपको हो सकता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्लॉज के बारे में थोड़ा बहुत बताया हो, लेकिन आज मैं बहुत अच्छे से आपके साथ डिस्कस करूंगा क्लॉज क्या होता है। बच्चों क्लॉज होता है उपवाक्य। क्या होता है? उपवाक्य होता है। और ये इसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है। इसके अंदर हमेशा क्या होता है? एक सब्जेक्ट और इसके साथ में वर्ब आती है। बात समझ में आ गई क्या? अब क्या होता है बच्चों, क्लॉज भी कई प्रकार के होते हैं। अब सेंटेंस में क्लॉज कैसे आता है वो समझाता हूं। जैसे मैंने लिखा, मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा कि आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब देखो यहां पर किसी ने मुझसे पूछा कि तुम क्या कर रहे थे, तो मैंने जवाब दिया भाई मैं सो रहा था। ये एक सेंटेंस बनाया मैंने। ठीक है, अब ये कंप्लीट सेंटेंस है। ओके, अब मैंने क्या किया, फिर मैंने एक और सेंटेंस लिखा कि ही केम, वो आया। ठीक है, ये भी एक सेंटेंस है, इसमें भी सब्जेक्ट है और वर्ब है। बात समझ में आई क्या? ये भी एक सेंटेंस है, इसमें भी सब्जेक्ट है ही और वर्ब क्या है? केम। और ये भी एक सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई और वर्ब क्या है? वॉज स्लीपिंग। अब अगर मैं इन दोनों सेंटेंस को जोड़ दूं कंजंक्शन से, जैसे मैं यहां पे लिखूं वैन, क्या लिख दूं? वैन लिख दूं कि आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था, व्हेन ही केम, वो जब वो आया। तो अब क्या हो गया? इन दोनों सेंटेंस को जब मैंने कंजंक्शन से जोड़ दिया इससे, तो ये क्या बन गए? दोनों के दोनों, ये दोनों क्लॉज बन गए। क्या बन गए? क्लॉज बन गए। समझ में आया आपको? दोनों क्लॉज बन गए हैं। अब एक चीज समझना कि ये जो वैन कंजंक्शन है, इसके बाद आने वाला क्लॉज और ये वाला क्लॉज, इन दोनों में अंतर है। समझना इस बात का। ये जो क्लॉज है जो कंजंक्शन के बाद आ रहा है, इसको हम बोलेंगे क्या? सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या बोलेंगे? सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलेंगे। और ये बोलेंगे क्या? प्रिंसिपल क्लॉज। ध्यान रखना एक बात का हमेशा कि ये दोनों, देखो जब वैन नहीं था तो ये भी एक अलग से सेंटेंस था और ये भी एक अलग से क्या था? सेंटेंस था। लेकिन जैसे ही मैंने इन दोनों को जोड़ दिया किससे? वैन से, तो दोनों अब सेंटेंस नहीं है, दोनों क्या है? क्लॉज है। ये भी क्लॉज और ये भी क्लॉज। अच्छा, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा सेंटेंस है। क्या है? यानी दो क्लॉज और इस कंजंक्शन को मिलाकर पूरा यहां से और यहां तक पूरा क्या है? एक सेंटेंस है। बात समझ में आ गई क्या? देखो पहले ये दोनों सेंटेंस थे,
पहले ये दोनों अलग अलग सेंटेंस थे, वाक्य थे अलग अलग, लेकिन जब इनको कंजंक्शन से जोड़ दिया गया तो ये क्लॉज कहलाए और इन दोनों क्लॉज से मिलकर पूरा क्या बना, एक सेंटेंस बना। यानी जो क्लॉज होता है, क्लॉज क्या होता है, क्लॉज एक सेंटेंस का पार्ट होता है। क्या होता है, सेंटेंस का पार्ट होता है। इस बात को ध्यान रखना प्यारे बच्चों, समझ में आ रही है चीज आपको कि क्लॉज एक सेंटेंस का पार्ट होता है। सेंटेंस बड़ा होता है, क्लॉज उससे छोटा होता है। सेंटेंस को कहते हैं वाक्य और क्लॉज को कहते हैं उपवाक्य। तो ये क्लॉज क्या है, उपवाक्य है। तो आज की जो क्लास है मैं क्लॉज और क्लॉज के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, हम वो डिस्कस करने वाले हैं और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डिस्कस करेंगे। किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए कि क्लॉज दो सेंटेंस हैं और इनसे मिलकर बना है। जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर हम इसमें आगे चीजों को पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए बच्चे देखिए ना, यहां पर अब देखो क्या चीज है। अब मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको, क्लॉज तो मैंने आपको समझा दिया कि क्लॉज क्या होता है। अब क्लॉज पढ़ा क्यों रहा हूं, यही ये भी देखो बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब मेरी बात पूरी ध्यान से सुनना आप कि कंजंक्शन से हम कंजंक्शन से दो क्लॉज को जोड़ते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। और कंजंक्शन के बाद वाले क्लॉज को हम क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं इसको। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। अब बात करते हैं कंजंक्शन की कि कौन कौन से कंजंक्शन यहां पर होंगे। देखो बच्चों, कुछ खास कंजंक्शन मैं यहां पे लिख रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट कंजंक्शन है। एक तो व्हेन, दूसरा है इफ, देखो व्हेन इफ, फिर है एज सून एज, फिर लिखेगा एज लॉन्ग एज, फिर लिखेगा सो लॉन्ग एज, फिर लिखेगा यहां पर इन केस, फिर लिखेगा वंस, फिर लिखेगा प्रोवाइडेड दैट। इन सब के मीनिंग भी मैं आपको लिखवा दूंगा बच्चों, डोंट वरी। व्हेन, एज सून एज लॉन्ग एज, इन केस, वंस, प्रोवाइडेड दैट, सपोज, ये सब के सब क्या है बच्चों, कंजंक्शन है। ये कंजंक्शन की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं, कंजंक्शन की तरह। ओके ना, ये सारे क्या है, दीज आर कंजंक्शंस। इनके अलावा और भी हैं, देखो एक है अनलेस और अनटिल। चलिए, दीज आर कंजंक्शंस। और ये जो कंजंक्शन है, जब ये क्लॉज को जोड़ेंगे ना तो इनके बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज और इनसे पहले प्रिंसिपल क्लॉज आएगा। चलिए, अब ये तो बात होगी भाई कंजंक्शन कौन कौन से हैं। दूसरी बात कि अब ये मैं आपको सिखा क्यों रहा हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वजह से। अब सुनना मेरी बात, अगर कभी इन कंजंक्शन से दो क्लॉज जोड़े गए हों और हम फ्यूचर की बात करें, कब की बात करें, फ्यूचर की बात करें हम वहां पर। ओके, बात समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एक सेंटेंस में दो क्लॉज हैं, दोनों को हम इन कंजंक्शन से जोड़ रखे हैं और फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है यहां पर हमेशा कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, ध्यान रखना। और यहां पर कौन सा टेंस आएगा, प्रिंसिपल क्लॉज में कौन सा आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ध्यान रखना इस बात का भी। एक बात और समझा दूं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा होता है। जैसे वहां पे दो क्लॉज आ गए और आपको कंफ्यूजन है पहचानने में, तो आप देखना कंजंक्शन के बाद, कहां पर, कंजंक्शन के बाद जो क्लॉज होगा, इन कंजंक्शंस के बाद, उसको कहते हैं हम क्या, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है ना। अब देखो इन सब का मीनिंग बता देता हूं। व्हेन का मतलब जब, इफ का मतलब यदि, और एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही, और यहां पर एज लॉन्ग एज का मतलब क्या होता है, जब तक, और सो लॉन्ग एज का मतलब यदि, और इन केस का मतलब होता है अगर, वंस का मतलब होता है एक बार, प्रोवाइडेड दैट का मतलब होता है बशर्ते, और अनलेस का मतलब होता है यदि
नहीं, और until का मतलब होता है जब तक नहीं। ये इनका मीनिंग होता है बच्चों, ध्यान रखो। when का मतलब होता है जब, और if का मतलब यदि। अब देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं। मैं जरा एक क्वेश्चन लिखकर आपको समझाता, एक्सप्लेन करता हूं चीजों को। मैंने कहा कि I will leave when you will come। ठीक है, जैसे ये लिखा यहां पे क्वेश्चन, I will leave when you will come। मैं चला जाऊंगा जब तुम आओगे। ना यहां पर बच्चों दो क्लॉज हैं। एक क्लॉज मेरे पास क्या है, I will leave। दूसरा क्लॉज क्या है मेरे पास, You will come। मैं चला जाऊंगा जब तुम आओगे। इसमें एक चीज को समझना यहां पर कि मैं कब जाऊंगा, मैं तब जाऊंगा जब तुम आओगे, यानी कोई पॉइंट ऑफ टाइम होगा। जैसे मैंने लिखा 9 o'clock कि तुम 9 o'clock पर आओगे तब मैं जाऊंगा, यानी जब तुम आओगे उससे पहले नहीं, उससे पहले नहीं जाऊंगा। तो जो when है ना, when, ये एक ऐसा कंजंक्शन है जो पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है। किसको शो करता है, पॉइंट ऑफ टाइम को। हमेशा ध्यान रखना इस बात का कि when किसी पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है। तो यहां पर बच्चों दो क्लॉज हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा हुआ, कंजंक्शन के बाद वाला, ये वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और इस सबऑर्डिनेट क्लॉज में टेंस कौन सा आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मेक श्योर आप इस चीज को हमेशा याद रखो। कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है यहां पर when के बाद। लेकिन यहां तो फ्यूचर टेंस दिख रहा है मुझे। क्या दिख रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो गलत है, यहां से विल को हटा देंगे और केवल क्या हो जाएगा, यहां पर कम हो जाएगा। समझ में आ गया प्यारे बच्चों, ये सारे कंजंक्शंस के बाद। चलिए एक और चीज मैं आपको लिखवाता हूं, ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा है यहां पर कि इफ यू विल वर्क हार्ड, इफ यू विल वर्क हार्ड, you will pass the exam। if you will work hard you will pass the exam। क्या लिखा है, कंजंक्शन क्या है मेरे पास, if, सब्जेक्ट क्या है you, और will आ गया, और वर्क हार्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा हुआ बताइए जरा, सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा हुआ बच्चों, ये रहा। ये इफ कंजंक्शन है तो इसके बाद वाला जो ये क्लॉज है ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और ये जो क्लॉज है ये प्रिंसिपल क्लॉज है। तो यहां पर विल नहीं होना चाहिए। एक बात और आपको हो सकता है दिमाग में चल रही हो कि सर अभी तो आपने बताया था कि दो क्लॉज के बीच में कंजंक्शन आएगा, ठीक है, तो बाद वाला होगा सबऑर्डिनेट और पहले वाला होगा प्रिंसिपल। तो हमने इसको पहले वाले को प्रिंसिपल क्लॉज क्यों नहीं माना बच्चों, बता दूं, ये जो कंजंक्शन है ना, दीज कंजंक्शंस, ये सेंटेंस के बीच में भी आ सकते हैं और शुरुआत में भी आ सकते हैं। कहां पर, ये जो कंजंक्शंस हैं इनकी पोजीशन क्या होती है, पोजीशन, इनकी पोजीशन पहली तो क्या होती है, सेंटेंस के शुरू में, ये सेंटेंस के शुरू में या फिर सेंटेंस के मिडिल में। कहां पर, मिडिल में। सेंटेंस के बीच में भी आ सकते हैं और सेंटेंस की शुरुआत में भी आ सकते हैं। देखिए जरा यहां पर, इस सेंटेंस के बीच में थे, यानी दो क्लॉज के बीच में थे, और यहां पर सेंटेंस की शुरुआत में है, दोनों क्लॉज से पहले हैं। ये दो पोजीशंस इनकी होती है बच्चों, ध्यान रखना। अब चाहे कहीं भी हो, बीच में हो या शुरुआत में हो, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो हमेशा इनके बाद वाला होगा। कौन सा होगा, इनके बाद वाला होगा। क्लियर सबको, बात समझ में आ गई ना, ठीक है। यस या नो लिख के कमेंट बॉक्स में डालते रहो अगर चीजें समझ में आ गई हैं, फिर मैं आगे और चीजें इसमें समझाऊंगा। एक बार जरा इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलो, ये बात हो गई कि भाई यहां पर इन कंजंक्शंस के बाद में जो सबऑर्डिनेट क्लॉज आएगा उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे, फ्यूचर टेंस नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं प्रिंसिपल क्लॉज की भी। किसकी, प्रिंसिपल क्लॉज की। बच्चों देखो जरा ध्यान से, अगर इन कंजंक्शंस का प्रयोग हो तो प्रिंसिपल क्लॉज में हम कौन सा टेंस लगाएंगे, इस बात को भी समझ लेना। और फ्यूचर की बात हो, कब की मतलब फ्यूचर की बात हो, ये तो मैंने समझा दिया, लेकिन इसके अलावा एक और पॉइंट है जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये जो मैंने कंजंक्शंस लिखे थे अभी की अभी, ठीक है, समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस है। इन कंजंक्शंस के बाद वाले क्लॉज यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। अब यहां प्रिंसिपल क्लॉज में क्या आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। लेकिन कभी कभी, ये तो हो गई फर्स्ट सिचुएशन हमारी इसकी। अब इसकी सेकंड सिचुएशन समझ लेते हैं। अगर इन कंजंक्शंस के बाद में जो मैंने अभी लिखे थे, इनके बाद में आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये आपको मालूम हो गया, ठीक है।
यहां पे प्रेजेंट डेफिनेट टेंस आएगा। अब जो प्रिंसिपल क्लॉज है इसमें भी बच्चों कभी कभी क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ जाता है। क्या आ जाता है, प्रेजेंट, यहां भी प्रेजेंट इंडेफिनिट और यहां भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, दोनों में सेम टेंस। ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब हम किसी ऐसी चीज की बात करें जहां पर हमेशा इस रूल का प्रयोग करेंगे, मतलब फ्यूचर की बात नहीं होगी इसमें। इस फर्स्ट में तो क्या होगी, हम फ्यूचर की बात करते हैं। कब की बात करते हैं, फ्यूचर की। लेकिन यहां पर फ्यूचर की बात नहीं होगी, यहां पर किसी साइंटिफिक फैक्ट, किसी यूनिवर्सल ट्रुथ, किसी आदत की बात कर रहे होंगे, इस चीज की बात कर रहे होंगे। देखो जरा मैं आपको एक सेंटेंस देके समझाता हूं। मैंने एक सेंटेंस लिखा कि व्हेन मतलब जब, व्हेन ही कम्स, जब वो आता है, ठीक है। ही टीजेज, वो छेड़ता है हर, उसे। जब वो आता है वो उसे छेड़ता है। एक उसकी एक हैबिट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, हैबिट की, कि एक बहुत ही नटखट सा बच्चा है, छोटा सा, वो जब भी आएगा तो वो उसको छेड़ेगा। उसकी आदत है, उसकी एक हैबिट है उसको छेड़ने की, ठीक है। तो जब वो आता है, कम्स का मतलब आता है, क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है। ही टीजेस, बच्चों टीज का मतलब होता है छेड़ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वो उसे छेड़ता है तो उसकी एक हैबिट हो गई। अब देखिए ये कंजंक्शन है और ये कौन सा क्लॉज हो गया, ये कंजंक्शन के बाद कौन सा क्लॉज, ये वाला ही कम्स, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज और ये प्रिंसिपल। अब दोनों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और यहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और दोनों में ही एसईआईएस लगा हुआ है। तो दोनों के दोनों प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है, क्योंकि यहां पर क्या है बच्चों, यहां पर हम बात कर रहे हैं किसी हैबिचुअल एक्शन की। किसकी बात कर रहे हैं, किसी हैबिचुअल एक्शन की बात की जा रही है यहां पर। चलो एक और सेंटेंस देकर मैं आपको समझाता हूं। दोनों साइड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आने का एक ही कारण होता है कि दोनों साइड हम किसी हैबिचुअल एक्शन या वो सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको कर लिखवाए थे इस टेंस के लिए, अगर वो दिए हों तब। लेकिन अगर फ्यूचर की बात होगी तो प्रिंसिपल क्लॉज में क्या आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। जैसे मैंने एक और सेंटेंस लिखा कि मैंने लिखा कि if you buy a car, ठीक है, if you buy a car it costs you। अब एक चीज मुझे बताओ कि यहां पर ये तो हो गया कंजंक्शन, और ये कौन सा क्लॉज हो गया, ये हमारा हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज, और ये प्रिंसिपल कह रहा है कि अगर तुम कार खरीदते हो तो तुम्हें कीमत चुकानी होती है, ठीक है। अब मुझे बताओ ये चीज जो है ना, ये चीज एक क्या है, बिल्कुल सत्य बात है कि आप कोई चीज खरीदोगे तो कीमत चुकाओगे। खरीदने का मतलब आप कीमत दे रहे हो, ठीक है, खरीदने का मतलब बाय करने कीमत दे रहे हो आप। तो ये तो एक सत्य बात हो गई ना। तो जो बातें सत्य होती है वहां पर क्या आता है, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा, ये वाला, ये कंजंक्शन है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और ये प्रिंसिपल। यहां जो कॉस्ट है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और यहां भी ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। दोनों साइड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आने का रीजन क्या है, बिकॉज हम यहां पे किसकी बात कर रहे हैं, यहां पे बात कर रहे हैं किसकी, एक सत्य बात की, कि आप अगर खरीदते हो, बाई मतलब खरीदना होता है, खरीदना मतलब पैसा दोगे तभी तो खरीदोगे। तो इसलिए दोनों साइड क्या आया यहां पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मेक श्योर आप इस चीज का ध्यान रखें। जरूरी नहीं है कि हमेशा यहां पर क्या हो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो प्रिंसिपल क्लॉज में। वो तभी होगा जब हम फ्यूचर की बात कर रहे हो, किसकी, फ्यूचर की बात कर रहे होंगे। जैसे मैं एक सेंटेंस और आपको लिखवाता हूं। मैंने लिखा यहां पर थर्ड सेंटेंस है कि इफ यू बाय अ कार, your wife will be happy, ठीक है। अब यहां पर मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लाया। देखो ये है कंजंक्शन, ये मेरा सबऑर्डिनेट क्लॉज, और ये प्रिंसिपल क्लॉज। अब प्रिंसिपल क्लॉज में तो हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज में मेरे पास क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब ये तो सही है क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा, कोई सी भी सिचुएशन हो। यहां पर आप देखो कि यहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस दिया हुआ है। अब इस बात को समझना, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या है, सही है, क्योंकि यह बात सत्य नहीं हो सकती। कैसे, मान लो आपने कार खरीदी, आपने कोई कार खरीदी, और क्या आपकी वाइफ खुश हो जाएगी उससे,
श्योर? आर यू 100% श्योर कि क्या किसी व्यक्ति ने कार खरीदी, उसकी पत्नी खुश हो गई? मे बी उसने उसकी पसंद की कार नहीं खरीदी, मे बी उसने जो पैसे जोड़ रखे थे उसकी पत्नी ने उन पैसों से वो कार खरीद के ले आया है, मे बी उसकी कलर जो उसकी पसंद का नहीं है, तो आप श्योर नहीं हो सकते कि उसकी वाइफ क्या होगी, खुश होगी। तो मैं यहां पर ये बात सत्य नहीं हो सकती, हम इसकी बात कर रहे हैं कि हां जब वो कार खरीद लेगा तो उसके बाद में खुश हो जाएगी। वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। इफ यू बाई ए कार योर वाइफ विल बी हैप्पी, तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो ये चीज पॉसिबल है, लेकिन ये बात सत्य नहीं है जैसे कि कार खरीदोगे तो कीमत चुकी, ये तो बात तय है, खरीदोगे तो कीमत चुकानी होगी, लेकिन ये बात तय नहीं है कि पत्नियां खुश हो जाएंगी। बच्चों ध्यान है, पत्नी खुश, सॉरी पत्नियां नहीं, पत्नी, तो पत्नी खुश हो जाएगी। ओके, बात समझ में आ गई क्या ना? अब बच्चों मैं चाहता हूं जल्दी से इसका भी आप स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको इसको फर्स्ट और सेकंड हो गया, थर्ड पॉइंट और सिखाने वाला हूं। देखो जरा, चलिए अब थर्ड पॉइंट क्या है इसको समझते हैं। देखो थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या हो गया। थर्ड पॉइंट, इसमें मैं वही कंजंक्शन फिर से, उसके बाद आएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज और पहले आएगा प्रिंसिपल क्लॉज। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही रहने वाला है यहां पर, और इधर क्या होगा चलिए बताता हूं। यहां पर बच्चों हम लगा सकते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। क्या लगा सकते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस ना प्रिंसिपल क्लॉज में। अब ये इंपरेटिव सेंटेंस क्या है सर, हमें तो मालूम ही नहीं है, समझाओ जरा। चलिए बताता हूं, डोंट वरी, सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा आपको मैं। ओके चलिए, इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं बच्चों, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं सबसे पहले ये बता दूं, जरूरी नहीं है वैसे लेकिन फिर भी बता देता हूं। इनका मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य। क्या होता है? आदेशात्मक वाक्य होता है, मतलब ऐसे वाक्य जिनमें हम किसी को आदेश दें, किसी को सलाह दें। चलो इंपरेटिव सेंटेंस एक बार पढ़ लेते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं जरा समझना। देखो नंबर 1, किसी को हम ऑर्डर दें या किसी को हम सलाह दें, एडवाइस, या किसी से हम रिक्वेस्ट करें यानी प्रार्थना करें, किसी को हम सुझाव दें, क्या दें? सुझाव, तो हम वहां पे इंपरेटिव सेंटेंस मतलब डायरेक्ट किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, डायरेक्ट किसी को एडवाइस दे रहे हैं, डायरेक्ट किसी को हम क्या कर रहे हैं? सुझाव, तो वो क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? इंपरेटिव। लिखते जाओ, लिखना शुरू कर दो अगर नहीं लिखा है अभी तो। चलिए इंपरेटिव, अब इनको बनाते कैसे हैं बच्चों, ध्यान रखना। नंबर 1, वर्ब की ये जो सेंटेंस होते हैं ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। किससे होते हैं? ध्यान रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, सब्जेक्ट नहीं होता इनमें, नो सब्जेक्ट। और या ये डोंट से शुरू होते हैं और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। देखो डोंट से शुरू होंगे और बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। या फिर इनमें क्या होता है? नेवर से शुरू होते हैं और नेवर के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। या फिर ये नंबर 4, ये लेट से शुरू होंगे और लेट के बाद में अस आएगा और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नंबर 5, लेट के बाद में अस के अलावा कोई भी अन्य नाउन या कोई प्रोनाउन होगा और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये तरीके होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस के। जब भी आप किसी सेंटेंस को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता हुआ देखो, समझ जाना वो कौन सा है? इंपरेटिव। या डोंट से शुरू होते हुए देखो, या नेवर से और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो। इनमें सब्जेक्ट नहीं होता। बात समझ में आई क्या? सब्जेक्ट नहीं होता, इस बात को समझ लेना। अब बात मेरी को, सब्जेक्ट नहीं होता है इन सेंटेंस के अंदर, ये बिना सब्जेक्ट के बनते हैं। और एक चीज नोटिस करना, इनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सी आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। देखो जरा ध्यान से, कौन सी वर्ब की कौन सी वर्ब आती है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। मैंने आपको बताया था ना कि किसी वर्ब की कई फॉर्म्स होती हैं, उसकी फर्स्ट फॉर्म भी होती है, सेकंड फॉर्म भी होती है, थर्ड फॉर्म भी होती है। तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इस सेंटेंस में। तो मैं जो समझा रहा हूं, प्रिंसिपल सबऑर्डिनेट क्लॉज में प्रेजेंट डेफिनेट। और अच्छा ये कब होगा, कब आएगा इंपरेटिव? जब हम किसी को ऑर्डर दे रहे होंगे, एडवाइस दे रहे होंगे, रिक्वेस्ट दे रहे होंगे, सजेशन दे रहे होंगे। बात समझ में आ गई? या किसी को प्रोहिबिशन मतलब निषेध, मना कर रहे होंगे, भाई ये काम नहीं करना, उस चीज का मना कर रहे होंगे, तब हम क्या लगाते हैं? इसको लगाते हैं। चलिए अब मैं ना इनके ऊपर आपको सेंटेंस करवाता हूं और समझाता हूं, जरा ध्यान से समझना मेरी बात। देखो जरा, मैं अब आपको वही कंजंक्शन वही होंगे। जैसे देखो मैंने लिखा कि इफ, जैसे मैंने कहा कि इफ यू कम, इफ का मतलब होता है यदि, इफ यू कम हियर, अगर तुम यहां आते हो,
ब्रिंग सम एप्पल्स, तो कुछ एप्पल्स लेते हुए आना। तो यहां पे लिखा है, देखो इफ है, ये क्या है मेरे पास, कौन सा क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और ये कौन सा क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, सब्जेक्ट है साथ में, और यहां पर क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है, और ये यहां पर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखना, सेंटेंस कितने प्रकार से बनते हैं ये सारी चीज मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। एवरीथिंग, सेंटेंस बनता कैसे है, उसका मीनिंग क्या आता है, उसका मकसद क्या है, उसका क्या पर्पज है उस सेंटेंस का, एवरीथिंग आई एम टीचिंग यू इन दिस क्लास राइट नाउ, ठीक है। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। इफ यू कम हियर, अगर तुम यहां आते हो, ब्रिंग सम एप्पल्स, मेरे लिए कुछ एप्पल्स लाओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस शुरू हो रहा है, इंपरेटिव। क्या कर रहे हैं इसमें बच्चों, हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर ये ऑर्डर भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, इसको ऑर्डर मान सकते हैं, कि ये किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है, आदेश मान सकते हैं। रिक्वेस्ट थोड़ा कम होगा, पर हम इसको ऑर्डर तो निश्चित रूप से क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। जैसे देखिए, एक और सेंटेंस लिखता हूं, मैंने लिखा है यहां पर कि इफ शी स्लीप्स अर्ली, अगर वो जल्दी सो जाती है, प्लीज क्लोज द डोर, कृपया दरवाजा बंद कर देना। इफ शी स्लीप्स अर्ली, अगर वो जल्दी सो जाती है तो कृपया दरवाजा बंद कर देना। अब देखो, ये है मेरे पास सबऑर्डिनेट क्लॉज, और प्रिंसिपल क्लॉज में क्या है, प्लीज, और किससे शुरू हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। तो ये भी क्या है, ये तो यहां पे इंपरेटिव सेंटेंस है वाला, प्लीज। ये क्या हुआ बच्चों, ये रिक्वेस्ट हुआ। क्या हुआ, इट इज अ रिक्वेस्ट। ऐसे ही डोंट से शुरू हो, नेवर से, लेट अस से, ये वाले से, तो वो सारे क्या होता है, इंपरेटिव। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, मैंने कहा कि भाई लेट्स गो होम, आओ घर चलें। क्या करें, आओ घर चलें। ये जो लेटस होता है ना बच्चों, इसका मीनिंग होता है या तो आओ या फिर चलो, ये इनका मीनिंग आता है। लेट अस गो होम, आओ घर चलें। लेट अस प्ले फुटबॉल, आओ खेलें। लेट्स स्टडी, आओ पढ़ें। लेट्स रीड, लेट्स राइट, आओ लिखें। लेट्स रीड, आओ पढ़ें। लेट्स वॉच अ मूवी, आओ एक मूवी देखें। लेट्स गो टू दिल्ली, आओ दिल्ली चलें। तो लेटस का मतलब क्या होता है, आओ या फिर चलें। ये क्या होता है, सुझाव होता है। क्या होता है, ये एक प्रपोजल होता है, किसी के सामने प्रस्ताव होता है। उस प्रपोजल और प्रस्ताव को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्या, सुझाव, प्रस्ताव, सजेशन, प्रपोजल। और वो क्या, कौन सा सेंटेंस होता है, इंपरेटिव सेंटेंस होता है। तो मैं चाहता हूं कि जल्दी से आप ये भी लिखो। और ये इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, बहुत काम आने वाला है इंग्लिश में। ये जो इंपरेटिव है ना, ये आपके एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में भी काम आएगा। कहां पर आएगा प्यारे बच्चों, रसगुल्लो मेरे, कहां, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में, और कहां पर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में भी काम आने वाले हैं। तो एक बार इनको समझ लो कि ये सब्जेक्ट, देखो इसमें देखो, लेटस से पहले सब्जेक्ट नहीं है ना, इनमें सब्जेक्ट होता ही नहीं है। यहां पर प्लीज से पहले कोई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट होता ही नहीं है। एक चीज और बता दूं, वैसे आप चाहो तो इनसे पहले सब्जेक्ट लगा सकते हो, पर वो कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं है। वो कौन सा सब्जेक्ट, आप इनसे पहले ना, आप इनसे पहले यू लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, इनसे पहले आप यू का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन उस यू के बाद में कॉमा लगाना। यू के बाद में कॉमा लगाना। जैसे मैं यहां पे ब्रिंग से पहले क्या लिख दूं, यू कॉमा। तो ये सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन आप सिर्फ यू को लिख सकते हो, बट ये एक सब्जेक्ट का काम बिल्कुल नहीं करता यहां पर। तो ये, अच्छा एक चीज और बताऊं, याद है मैंने आपको फर्स्ट क्लास में सिखाई थी ये चीज, या फिर मैंने आपको सेकंड क्लास में, सॉरी, मैंने सेकंड क्लास में ये आपको बताया था कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंस होते हैं वो भी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस होते हैं। क्या होते हैं वो भी, तो ये जो इंपरेटिव सेंटेंस है ना सारे, ये भी क्या है बच्चों, ये भी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। नोट कर लो इसको, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे मैंने लिखा भाई ब्रिंग सम एप्पल्स, ये भी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। प्लीज क्लोज द डोर, ये भी, और लेट अस गो होम, क्योंकि ये सब वर्तमान की बात कर रहे होते हैं। कब की, वर्तमान की। और इसमें वर्ब कौन सी आती है, फर्स्ट फॉर्म। कौन सी, फर्स्ट फॉर्म। और जहां पर फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी वो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। बात समझ में आई ना आपको, जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। चलिए एक बार जरा आप इसको पूरे को अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम आगे इसमें बढ़ेंगे। अब इनके ऊपर मैं ना अब आपको करवाने वाला हूं क्वेश्चंस, ठीक है। एग्जाम में कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ये प्रैक्टिस करेंगे। अब आप रेडी हो जाओ, शुरू होने वाला है।
प्रैक्टिस शुरू होने वाली है इनके ऊपर, सब रेडी हो जाओ। और देखो अब मैं पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे लाने वाला हूं, बताइए इसमें क्या एरर, कहां गलती है इस सेंटेंस में, बोलो भाई बताओ इसमें कहां एरर हो सकती है, विच पार्ट, कहां गलती है, सेंटेंस सही है गलत है, आराम से समझो, ठीक है ना। अब आ जाओ बच्चों, बोर्ड पे समझाता हूं, देखो जरा इसमें क्या लिखा है, एज सून एज, कंजंक्शन आ गया। एज सून एज का मतलब क्या होता है, जैसे ही। इसके बाद ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। फिर इसके बाद ये क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज। क्लियर सबको, ये सबऑर्डिनेट ये प्रिंसिपल। क्या कंजंक्शन के बाद जो सबऑर्डिनेट क्लॉज आएगा, क्या उसमें फ्यूचर टेंस लगाएंगे, शैल विल नहीं लगाएंगे। कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि हम कब की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो यहां पर विल नहीं होना चाहिए, केवल क्या है, बिल्कुल सही, विल हटा दो इस सेंटेंस में से। क्लियर हो गया क्या, बोलो बच्चों, सब समझ में आ गया ना। एक और क्वेश्चन करवा देता हूं, देखो आपकी स्क्रीन पे आ गया है, बताओ इसमें कहां एरर है। आराम से समझो क्वेश्चन को और समझ के जवाब दो। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। इसमें क्वेश्चन को समझिए, हो सकता है क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो गया हो कि सर ये कैसा सवाल दे दिया आपने। समझो क्वेश्चन को फिर जवाब दो, आराम से क्वेश्चन को समझो, देखो समझो, अंडरस्टैंड। इसमें वर्ब देखो कहां है, वर्ब देखो कौन सी वर्ब, कंजंक्शन देखो कौन सा कंजंक्शन है, फिर आप उस वर्ब को देखो। अब आ जाओ, अब मैं ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करता हूं, देखो जरा इसमें क्या लिखा है। अनलेस बच्चों कंजंक्शन है जिसका अर्थ होता है यदि नहीं, ठीक है। इसके बाद ये यू आर वर्किंग हार्ड, कौन सा क्लॉज है मेरे पास, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। और ये कौन सा क्लॉज हो गया मेरे पास, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। अब प्रिंसिपल क्लॉज और इसमें आप जरा देख लो, एक चीज मुझे बता दो, मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि कैन, मे, शुड और मस्ट, ये जो और भी कई मॉडल्स हैं, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो कौन सा टेंस मानते हैं वो, जल्दी बताओ कौन सा टेंस मानते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मानते हैं ना भाई। अगर किसी को नहीं मालूम, पहली बार इस क्लास को देख रहा है, तो समझ लीजिए कि कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मे के साथ फर्स्ट फॉर्म, शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, मस्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म, या ऑट के साथ में, ऑट टू के साथ में क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर ये आते हैं तो कौन सा टेंस मानते हैं इनको, हम इनको मानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बात समझ में आ गई क्या। अब यहां पे जो प्रिंसिपल क्लॉज है, यहां पर क्या है बच्चों, ये कैन नॉट पास, कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। और अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ तो यहां पे भी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सबऑर्डिनेट क्लॉज में तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही आता है फिक्स। लगा कौन सा है, आर वर्किंग, कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो यहां पर आर वर्किंग नहीं होगा, क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। बच्चों प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नहीं आएगा इस कंजंक्शन के बाद। बात समझ में आ गई क्या। तो यहां पे लगाएंगे आर। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन सी वर्ब आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर वर्क आएगा, क्या आएगा, वर्क। भाई वर्किंग वर्ब है, आईएनजी हटा दिया यहां से, तो आईएनजी हटा के हम क्या लगा देंगे, वर्क लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बच्चों क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया सबको रसगुल्लो, ठीक है। तो अब एक और क्वेश्चन करवा दूं ऐसा, देखो आपकी स्क्रीन पे आ चुका, बताइए इसमें कहां एरर है। आराम से क्वेश्चन को समझ के आंसर दीजिए, ठीक है। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इजीली और फिर जवाब दीजिए। टेक योर टाइम, समय लो और फिर समझो, ठीक है। समय लो और फिर समझिए, जल्दबाजी नहीं है, आराम से चीजों को समझना है। एंड देन गिव द आंसर, ठीक है, देन गिव द आंसर। इस सेंटेंस का मतलब है कि अगर तुम देखो, अब सारे बच्चों आ जाओ, मैं बोर्ड पे इस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करता हूं, आ जाइए। इसमें लिखा है इफ यू हीट आयरन, अगर तुम लोहे को गर्म करते हो, इट एक्सपेंड्स, एक्सपेंड का मतलब होता है फैलना, और हीट का मतलब होता है गर्म करना, और आयरन का मतलब लोहा। अगर, इफ का मतलब होता है अगर तुम गर्म करते हो लोहे को तो वो, अच्छा एक चीज बताओ, जब लोहे को गर्म करते हैं फैलता या नहीं फैलता, ये आप ये बताइए, फैलता है ना। क्या ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, कौन सा फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट, मतलब कि क्या ये वैज्ञानिक तथ्य है,
वैज्ञानिक तथ्य है क्या ये? बिल्कुल है। और साइंटिफिक फैक्ट में कौन सा टेंस लगाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं। तो मुझे बताइए कि ये फैलता है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट हो गया। तो यहां पर एक्सपेंड क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है फैलना, और उसमें एस लगाया हुआ है, सब्जेक्ट सिंगुलर बनाया हुआ है, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर इसलिए वर्ब सिंगुलर। तो क्या ये सही नहीं हो सकता? बिल्कुल सही हो सकता है। ये भी सही है और ये भी सही है। बोथ आर करेक्ट, दोनों ही सही है बच्चों। बात समझ में आ गई क्या? बोथ आर करेक्ट। मैंने आपको क्लॉज से जोड़कर तीन चीज सिखाई है और उनके ऊपर क्वेश्चंस करवा रहा हूं अभी और भी क्वेश्चन है। ठीक है, जाना नहीं, देखते रहो। और भी आज की क्लास में आपको वो चीजें पता चलेंगी जो शायद आपने पहले नहीं पढ़ी हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लें। देखो जरा आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बताइए इसमें कहां एरर है? बताइए इसमें कहां एरर है? अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन को समझो और फिर उसका जवाब दो। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन गिव द आंसर। नाउ अब आ जाओ सारे बच्चे, मैं इस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो इसमें लिखा है यू कैन नॉट रीच ऑन टाइम अनलेस यू विल स्टार्ट अर्ली। कंजंक्शन क्या है इसमें? अनलेस। इसका अर्थ होता है यदि नहीं। इसके बाद क्या है? क्लॉज। कौन सा क्लॉज है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में विल का प्रयोग नहीं होगा। क्या आएगा? केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। समझ में आ गया सबको? नाउ एक और बात, यह है प्रिंसिपल क्लॉज, और प्रिंसिपल क्लॉज में क्या लिखा है? कैन मॉडल है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये कौन सा टेंस हुआ? ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। बच्चों ध्यान रखो, वर्तमान की बात कर रहा है कि अगर यदि तुम जल्दी शुरू नहीं करोगे तो तुम समय पर नहीं पहुंच सकते। तो इस क्वेश्चन में एरर क्या था? इसमें था कि कंजंक्शन के बाद में फ्यूचर टेंस यानी अनलेस के बाद वाले क्लॉज में, सबऑर्डिनेट क्लॉज में फ्यूचर टेंस नहीं, क्या आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। चलिए अब जरा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बताइए इसमें कहां एरर है? सोचिए, समझिए और फिर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कंजंक्शन को देखो और देन गिव द आंसर। देखिए समझो क्वेश्चन को। सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है? प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है? ठीक है, अब आ जाओ सारे बच्चे। देखो मैं ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करता हूं। इसमें क्या लिखा है? कंजंक्शन क्या है बच्चों? इफ। अगर यदि तुम इंग्लिश सीखना चाहते हो, यू विल वर्क हार्ड, तो तुम मेहनत करोगे। यहां पे ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। कौन सा क्लॉज है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और इसमें लिखा है वांट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्या है साहब? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए आगे आते हैं। विल वर्क हार्ड, तुम मेहनत करोगे। एक चीज मुझे बताओ कि हम किसी से कह रहे हैं कि इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, अगर तुम इंग्लिश सीखना चाहते हो तो तुम मेहनत करोगे ना। हम किसी को यहां पर क्या दे रहे हैं बच्चों? एडवाइस दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? एडवाइस, सलाह। आइए, क्या है? सलाह। और एक बात ध्यान रखना कि जब हम किसी को सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं, तो विल का प्रयोग नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा, शैल और विल मॉडल का प्रयोग एडवाइस में नहीं होता। कहां करते हैं? कहां करते हैं शैल विल का? फ्यूचर के लिए करते हैं। तो एडवाइस के लिए क्या आएगा? एडवाइस के लिए होगा क्या? शुड आएगा बच्चों। ध्यान रखें, मॉडल कौन सा? शुड होगा। यहां पर मेक श्योर आप इसको ध्यान रखें। सलाह के लिए कौन सा मॉडल होगा? हम क्या करें? इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, अगर तुम्हें अंग्रेजी सीखनी है, तो क्या ये एडवाइस नहीं है? हम किसी यदि तुम्हें इंग्लिश सीखनी है तो तुम मेहनत करोगे, यानी किसी को सलाह दे रहे मेहनत करने की। अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो यहां पर विल नहीं, क्या होना चाहिए? शुड होना चाहिए। बहुत अच्छे। ऐसे सवाल भी आते हैं बच्चों। ध्यान रखना कि मैंने आपको आज ये जो कंजंक्शन पढ़ा रहा हूं ना, इसमें 3 बातें बताई मैंने आपको। मैंने बताया फ्यूचर टेंस, फ्यूचर की बात करने के लिए। मैंने कहा प्रेजेंट डेफिनिट टेंस लगा सकते हैं। मैंने कहा इंपरेटिव सेंटेंस लगा सकते हैं। मैं इसको इंपरेटिव सेंटेंस से बना सकता हूं क्योंकि उसमें भी तो एडवाइस होती है ना। इंपरेटिव सेंटेंस जो मैंने समझाए थे इधर आपको, उनमें भी एडवाइस होती है। तो मैं यहां पर इंपरेटिव सेंटेंस से भी बना सकता हूं। देखिए कैसे। मैंने लिखा अब उसमें सब्जेक्ट नहीं होता, तो क्या कर देंगे? सब्जेक्ट और जो हेल्पिंग वर्ब है इसको हटा देंगे, केवल क्या कर देंगे? वर्क हार्ड। केवल यह बन जाएगा कॉमा के बाद। कॉमा के बाद में क्या आ जाएगा? वर्क हार्ड। सब्जेक्ट नहीं लगाना और ना ही हेल्पिंग वर्ब लगानी है, सीधा वर्क हार्ड लिख दो। चलिए अब जरा एक और क्वेश्चन कर ले, समझ में आ गया वाला। देखो जरा आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बताइए इसमें कहां एरर है?
सेंटेंस को समझो और फिर उसका जवाब दो। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड देन गिव द आंसर। ठीक है, फिर मैं ये क्वेश्चन भी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि आई विल वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा, एज लॉन्ग एज यू विल पे, जब तक तुम भुगतान करोगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझो और फिर जवाब दो। शाबाश, बहुत बढ़िया। अब सारे बच्चे आ जाओ, बोर्ड पे देखो इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है आई विल वर्क फॉर यू। ना ये कौन सा क्लॉज है और ये कौन सा क्लॉज है? ये रहा मेरे पास एज लॉन्ग एज, क्या हो गया? कंजंक्शन, जिसका मतलब होता है जब तक, इसका मीनिंग है। और ये कंजंक्शन है मेरे पास। कंजंक्शन के बाद वाला क्लॉज कौन सा होता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये मेरे पास। और ये कौन सा क्लॉज है? प्रिंसिपल क्लॉज है मेरे पास। अब प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या विल आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। ध्यान रखें, कंजंक्शन के बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज में विल का प्रयोग नहीं करेंगे। किसमें करेंगे? प्रिंसिपल क्लॉज में कर सकते हैं अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हो। कब की? फ्यूचर की बात अगर हम कर रहे हैं। चलिए, ये मैंने जो आपको अभी 3 कॉन्सेप्ट पढ़ाए, इसके बाद अभी एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जरा, मैंने आपको प्रेजेंट डेफिनेट टेंस कंप्लीट पढ़ाना है। ठीक है, इसमें बच्चों एक भी चीज ना, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको प्रेजेंट डेफिनेट टेंस जो भी मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊं कंप्लीट पढ़ाऊं, कुछ भी ना छोड़ूं उसके अंदर। ठीक है, पूरा कंप्लीट। और इतना मैटर दे दूं कि आपको कभी भी दोबारा वो टॉपिक पढ़ने की कभी आवश्यकता नहीं पड़े, और सेंटेंस जैसे ही क्वेश्चन आए तुरंत सॉल्व है ऐसे। चलिए, अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए ना? अरे क्लियर हो गए? मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाल देना, मैं सारे कमेंट चेक कर लूंगा आपके। क्या ये तीनों चीजें जो मैंने आपको बताई अभी, अगर वो समझ में आ गई हैं तो कमेंट कर दीजिए। ठीक है, अब मैं एक और कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। देखिए बच्चों, फ्यूचर शेड्यूल या फिर टाइम टेबल। ओके, इसको समझना। शेड्यूल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? शेड्यूल। इसको कुछ लोग स्केड्यूल भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? स्केड्यूल। अब इसको कुछ भी बोल दीजिए, स्केड्यूल बोल दो, शेड्यूल बोल दो, दोनों ठीक हैं। स्केड्यूल अमेरिकन है और जो शेड्यूल है वो ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है। क्या है? ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन। तो फ्यूचर शेड्यूल या टाइम टेबल, क्या बात कह रहा हूं मैं? भविष्य में कोई भी काम होने वाला है तो वो टाइम टेबल के हिसाब से होने वाला है या शेड्यूल के हिसाब से होने वाला है। तो आप उसमें कौन सा टेंस लगाओगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाओगे। बात समझ में आ गई? फ्यूचर शेड्यूल और टाइम टेबल में कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस दूं, मैंने लिखा कि द पीएम अराइव्स एट 8 AM टुमारो। ठीक है, अब यहां पे मुझे एक चीज बताओ कि प्रधानमंत्री का आना जाना एक शेड्यूल के हिसाब से ही होता है, टाइम टेबल के हिसाब से होता है? ऐसा नहीं कभी भी प्रधानमंत्री ने मन किया तो चलो भाई आज कचौरी खाने चल, ऐसा नहीं होता। कचौरी खाने या कुछ भी खाने अगर वो जाएगा, पिज्जा वगैरह घूमने फिरने, तो शेड्यूल के हिसाब से जाएगा। भाई सुबह 6 बजे मॉर्निंग वॉक पे जाना है, 7 बजे मीटिंग है, 8 बजे संसद जाना है, सब शेड्यूल से होता है। तो ये हम टुमारो लिखा है। देखो, फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना, वी आर टॉकिंग अबाउट टुमारो, वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। और फ्यूचर के साथ हमने कौन सा टेंस लगा दिया? प्रेजेंट डेफिनेट। देखिए, ये जो अराइव है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसमें मैंने क्या लगा दिया? एस लगा दिया। तो क्या बन गया? ये सिंगुलर वर्ब बन गई, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो फ्यूचर टाइम और शेड्यूल के साथ कौन सा टाइम लगा रही? हम लगाएंगे इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे। एक और क्वेश्चन करवाता हूं। मैंने लिखा कि द ट्रेन स्टार्ट्स की जगह कुछ और वर्ब लगाते हैं, डिपार्ट्स। द ट्रेन डिपार्ट्स एट 9 o'clock। ओके, 9 o'clock, 9 o'clock इन द इवनिंग। तो मैंने बोला कि भाई किसी ने इंक्वायरी पूछा, भाई ट्रेन कितने बजे जाएगी ये वाली? तो उन्होंने जवाब दिया कि ये जो ट्रेन है शाम को 9 बजे जाएगी। कितने बजे? शाम को 9 बजे निकलेगी, प्रस्थान करेगी। अब जो डिपार्ट वर्ब है, ये क्या है? डिपार्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसमें एस लगा के क्या बना दिया? सिंगुलर। फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस में आती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। कैसा भी टाइम हो, कुछ भी शेड्यूल हो, जैसे आप अपना टाइम टेबल बनाते हो ना, भाई सुबह कितने बजे उठना है, शाम को कितने बजे उठना है। हाँ, वो बात अलग है कि वो फॉलो नहीं होता हमसे कभी भी। ठीक है, वो बात अलग है कि हमें जिंदगी में इतने सारे टाइम टेबल बनाए बच्चों, मैंने भी, ठीक है, बहुत सारे टाइम टेबल बनाते थे। किसी और के टाइम टेबल बनाने से ना वो हो जाते थे इंस्पायर कि भाई ऐसा टाइम टेबल बनना, मेरा वाला सही नहीं है, उसके जैसा। तो उसको फाड़ दिया, फिर नया टाइम टेबल बनाया, दीवार पे चिपकाया, उसके अकॉर्डिंग
एक दिन चले, 2 दिन चले, तीसरे दिन टाइम टेबल का ही नहीं पता कहां है, ठीक है, वो दीवार पे ही नहीं है। ओके, तो टाइम टेबल बहुत बनाए। तो टाइम टेबल में कौन सा टेंस आता है बच्चों? फ्यूचर का। ध्यान रखना, फ्यूचर में कुछ भी एक्शन इवेंट होने वाला है, कोई भी घटना होने वाली है और टाइम टेबल के हिसाब से होने वाली है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं। चलिए अब जरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मैंने लिखा यहां पर कि द एग्जामिनेशंस कमेंस। बच्चों कमेंस का मतलब होता है शुरू होना, कमेंस ऑन मंडे। ठीक है, कि जो परीक्षाएं हैं वो मंडे से शुरू होंगी। तो अब इसमें फ्यूचर की बात कर रहे हैं और जो एग्जाम होते हैं वो भी हमेशा टाइम टेबल के हिसाब से होते हैं, शेड्यूल के हिसाब से होते हैं। तो यहां भी हमने क्या लगाया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। अब आप ये सोच रहे होंगे सर यहां पे आपने एस क्यों नहीं लगाया? अब तक तो एस लगा रहे थे, यहां भी एस, यहां भी है। बच्चों ये एग्जामिनेशंस क्या है? प्लूरल है। देखो यहां पे एस लगा दिया, तो यहां पर अब एस लगाने की जरूरत नहीं। एक बात समझना, बहुत ही ट्रिक बता रहा हूं आपको, ठीक है। नाउन और वर्ब, अगर वर्ब में आपको एस एस लगाना नहीं लगाना, एक बार इसको देख लेना। अगर नाउन में एस है तो वर्ब में मत लगाना, और नाउन में एस नहीं है तो वर्ब में लगा देना। मतलब ये ट्रिक है जो हमेशा मतलब काम तो नहीं आएगी, पर एक बहुत जगह आपको हेल्प कर देगी। ये क्या कि नाउन में अगर नाउन में एस दिया तो वर्ब में लगाना, और अगर नाउन में एस नहीं है तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है ना, फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस या एस लगा देना। अब देखो एग्जामिनेशन में एस लग रहा है तो कमेंस में नहीं लगाया, यहां पे ट्रेन में नहीं एस नहीं है तो डिपार्ट में लगा दिया, पीएम में नहीं है तो अराइव में लगा दिया। एक ट्रिक है छोटी सी जो आपको काम आ सकती है ये वाली। ओके चलिए, अब इनके ऊपर भी ना हम कुछ क्वेश्चंस में आपको करवा देता हूं। मैं इसके ऊपर भी एग्जाम में जो आने प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए वो मैं आपके लिए लेके आया हूं। देखो जरा आपकी स्क्रीन पे आ चुका, बताओ इसमें कहां एरर है। सोचो समझो और फिर उसके बाद जवाब दो, ठीक है। दे गो टू दिल्ली टुनाइट, आज रात की बात हो रही है, आज रात की बात हो रही है। अब जरा बच्चे आ जाओ, सारे बच्चे बोर्ड पे देखो। अब मैं एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करता हूं, देखिए जरा क्या लिखा है। दे का मतलब वे, गो का मतलब जाते हैं, टू दिल्ली दिल्ली, टुनाइट आज रात, ठीक है। अब दे का मतलब हमें एक्चुअली पता नहीं है किसकी बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन है क्या ये? इट इज ए थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन है, तो हमें आइडिया नहीं है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो एक बात समझना कि ये एक टाइम शेड्यूल नहीं हो सकता, दिस इज नॉट अ टाइम शेड्यूल, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसकी बात हो रही है? पीएम की, किसकी? वी डोंट नो, तो मैं इसको सही नहीं मान सकता। एक बात और, आज रात की बात हो रही है, आज रात मतलब मैं दिन में बात कर रहा हूं। अब ये जो सेंटेंस बोला गया ये कब बोला गया? अभी बोला गया ना कि आज रात का मतलब मैं दिन में बात कर रहा हूं, और रात की बात कर रहा हूं मैं, दिन में रात की बात कर रहा हूं, यानी फ्यूचर हो गया। ये क्या हो गया? फ्यूचर हो गया मेरे लिए। तो मैं यहां पर गो का प्रयोग, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का प्रयोग नहीं करूंगा बच्चों। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का प्रयोग फ्यूचर के लिए तभी करते हैं जब कोई टाइम टेबल या कोई शेड्यूल होता है। क्या होता है? टाइम टेबल और शेड्यूल, ओनली तब लगाते हैं। तो यहां पे गो नहीं आएगा। चलिए यहां पे आएगा क्या, वो मैं बता देता हूं। दे आर गोइंग, क्या आएगा? दे आर गोइंग। कौन सा टेंस है ये है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। एक बात समझ लो कि फ्यूचर के लिए मैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का भी प्रयोग कर सकता हूं, हालांकि अभी मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के ऊपर सारी चीजें। अभी मैं केवल इतना सा बता रहा हूं कि ये जो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है ये गलत है, यहां पर क्या है? रॉन्ग है, क्योंकि टुनाइट का मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हैं, टाइम शेड्यूल नहीं है। ये क्या है? ये शेड्यूल नहीं है, टाइम टेबल नहीं है, क्योंकि किसकी बात हो रही है ये हमें पता नहीं है। वहां इससे पहले जो सेंटेंस करवाए थे उसमें पीएम की बात हो रही थी, ट्रेन की बात हो रही थी, एग्जाम की बात हो रही थी, तो पता था कि भाई इनका टाइम शेड्यूल होता है। पर यहां बात किसकी हो रही है ये मालूम ही नहीं है, तो मैंने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस लगा दिया। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस फ्यूचर में होने वाले किसी एक्शन के लिए हम लगा सकते हैं। बात समझ में आ गई? फ्यूचर में होने वाले किसी एक्शन के लिए हम यूज कर सकते हैं। चलिए अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, बताइए इसमें कहां एरर है। सोचो समझो क्वेश्चन में और फिर उसके बाद जवाब दे, ठीक है। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड देन गिव द आंसर। सोचिए समझिए और फिर जवाब दो। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है कि व्हेन आई एम नॉट एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम आई कॉल्ड माई फ्रेंड, ठीक है। सेंटेंस को समझो, वर्ब को समझो, कौन कौन सी वर्ब आई है फिर मैं समझाऊंगा। देखो बच्चों अब आ जाओ सारे बच्चे बोर्ड पे। मैं ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। व्हेन का मतलब जब, आई मतलब मैं, एम नॉट एबल, एबल का मतलब होता है समर्थ, क्या होता है? समर्थ। जब मैं समर्थ नहीं होता, टू सॉल्व यानी हल करने में, द प्रॉब्लम समस्या को, आई कॉल्ड माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त को कॉल
किया यहां पर। अब इसमें दो वर्ब है मेरे पास, एक तो है एम और दूसरी वर्ब है मेरे पास कोल्ड। आप देख रहे हैं कंजंक्शन क्या है यहां पर, कंजंक्शन है मेरे पास व्हेन। तो पहली वर्ब है एम, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। याद है मैंने बताया था इज एम आर के बाद में अगर क्या क्या आ जाए, कोई आईएनजी वाली वर्ब नहीं हो तो वो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। ध्यान रखना इज एम आर के बाद अगर आईएनजी वाली वर्ब नहीं है ना तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये प्रेजेंट डेफिनिट, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब इस बात को समझना कि इसमें गलती क्या है, मैं ये चीज आपको समझाता हूं। क्या कह रहा है कि जब मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने में असमर्थ हो जाता हूं या रहता हूं तो मैंने अपने दोस्त को कॉल कर दिया। अब यहां पे किस प्रॉब्लम की बात हो रही है ये समझना, किसी खास प्रॉब्लम की बात हो रही है क्या, द प्रॉब्लम। आपको आर्टिकल याद है, आर्टिकल हमारे कितने होते हैं, ए एन और द, ठीक है। एन कब लगाते हैं और द कब लगाते हैं, जब किसी खास चीज की बात करें, किसी विशेष चीज की बात करें तो द लगाते हैं। जैसे ताजमहल, आपको पता हम किस ताजमहल की बात कर रहे हैं, कोई खास ताजमहल है। तो ऐसे ही ये जो प्रॉब्लम है उससे पहले द लगा रखा है, तो ये जो प्रॉब्लम है कोई खास प्रॉब्लम हो गई, कोई विशेष प्रॉब्लम हो गई। बात समझ में आई क्या। तो अगर मैं किसी विशेष प्रॉब्लम को सॉल्व करने में असमर्थ हुआ और मैंने अपने दोस्त को कॉल किया, तो क्यों किया, इसी भरोसे पे किया होगा ना कि भाई वो मेरा वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। चलिए मैंने कॉल कर दी और उसने प्रॉब्लम सॉल्व भी कर दी। अच्छा, क्या उसी प्रॉब्लम में मैं दोबारा फंसूंगा, नहीं, उस प्रॉब्लम में मैं दोबारा नहीं फंसूंगा, एक ही बार फंस लूंगा लेकिन दोबारा नहीं फंसूंगा, क्योंकि किसी खास प्रॉब्लम की बात हो रही है, किसी विशेष प्रॉब्लम की बात हो रही है। तो यहां पर माय फ्रेंड को मैंने कॉल किया, उसने सॉल्व कर दिया, तो उसमें दोबारा नहीं फंसूंगा। इसलिए यहां पे प्रेजेंट डेफिनिट टेंस क्या है, गलत है। अगर मैं प्रेजेंट डेफिनिट टेंस को सही मानता हूं तो क्या अर्थ होता है कि मैं किसी एक विशेष एक प्रॉब्लम में कोई खास उसमें बार बार फंस जाता हूं, उसमें बार बार फंस जाता हूं, उसको सॉल्व नहीं कर पाता प्रॉब्लम को। बच्चों एक बार फंसोगे ना, बार बार थोड़ी फंसोगे किसी एक प्रॉब्लम में। अगर उसको आपने सॉल्व कर लिया तो दोबारा फंसोगे तो अपने आप खुद ही सॉल्व कर लोगे। फिर बात समझ में आ गई। तो यहां पे सॉल्व आपने अगर एक बार कर दोस्त को कॉल किया, दोबारा उसको समस्या नहीं आएगी आपको। इसलिए प्रेजेंट डेफिनिट टेंस नहीं आ सकता, क्योंकि प्रेजेंट डेफिनिट टेंस कब आता है, वो तो तब आता है जब सेंटेंस में क्या हो, फ्रीक्वेंसी हो, क्या हो, बारंबारता, बार बार क्रिया हो। यहां पे एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हम बार बार असफल नहीं हो सकते, तो यहां पर प्रेजेंट डेफिनिट टेंस नहीं आएगा। यहां पर हम इसको देखकर, जैसे वर्ब की सेकंड फॉर्म है पास्ट टेंस है, तो उसको देखकर मैं वाज लगा दूंगा कि भाई यहां पे मैं पास्ट की बात कर, भूतकाल की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये तो मैंने सही मान ली ना। भाई इसको गलत मान रहा हूं तो ये तो सही हो गई, और इसको सही मान रहा हूं, इसका मतलब ये वर्ब कौन से टेंस में चेंज हो जाएगी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वाज लगा देंगे यहां पर। तो एम गलत है, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस गलत है यहां पर बच्चों, ध्यान रखना, क्योंकि किसी खास विशेष प्रॉब्लम की बात हो रही है। चलिए अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, वो आपका होमवर्क है। क्या है, होमवर्क है, और मैं चाहता हूं कि वो क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करो, और अगली क्लास में आके मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा आते ही सबसे पहले, और ये देखेंगे कि किस किस का सही और किस किस का गलत है। ठीक है, देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, ये आपका सवाल है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको समझ लो अच्छे से। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है सबको, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अगली क्लास में ये क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज मैंने आपको बच्चों क्लॉज पढ़ाया और उसके ऊपर 3 पॉइंट्स सिखाए मैंने, कितने, 3 पॉइंट्स। और उसके बाद मैंने आपको ये फ्यूचर में होने वाला टाइम शेड्यूल और टाइम टेबल के बारे में डिस्कस की बातें। आज का पूरा सेशन आपको पूरा समझ में आ गया, क्लियर हो गया ना, कमेंट बॉक्स में डाल देना। जैसे ये क्लास फिनिश होने वाली कमेंट बॉक्स में डाल देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ सब बच्चों को ये वाली क्लास अंडरस्टैंड यानी समझ में आ चुकी है। और बच्चों क्लासेस टेंस की कैसी चल रही है ये भी बता देना। ठीक है, अभी मैं कुछ और भी सोच रहा हूं आप लोगों के लिए, बहुत कुछ सोच रहा हूं कि मैं टेंस ग्रामर के साथ साथ वोकेबलरी क्लास जो 2-3 दिन से नहीं आ रही थी, आज वो आ जाएगी। ध्यान रखना, आज शाम को वोकेबलरी क्लास होगी 8 बजे, और बिल्कुल, और वो जो मैंने आपसे वादा किया था ना कि 1000 वोकेबलरी सीरीज शुरू कर रहा हूं, वो आज से शुरू होने वाली है। तो आज सब के सब बच्चे उस वोकैब वाली क्लास में जरूर मिलें, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैं आपको सिखाने वाला हूं। चलिए फिर इसी नोट के साथ इस क्लास को फिनिश करते हैं, मिलते हैं अब वोकैब की क्लास के अंदर। गाइस बाय बाय।